क्वेश्चन। तो ये जितने भी मैं सॉल्यूशंस ग्रुप में पोस्ट करूंगा उनको आपने इग्नोर नहीं करना। वन पॉइंट इज दिस। नाउ सेकंड पॉइंट, पहले एक छोटी सी दो डेफिनेशन मुझे आपके बैच में अभी बतानी रह गई है, मैंने आईपी और जेएसपी में बता दी। वो दो डेफिनेशन या तीन डेफिनेशन आप बिल्कुल ध्यान से पहले सीख लो। व्हाट इज पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल, पायरोइलेक्ट्रिक एंड फेरोइलेक्ट्रिक। ये तीन डेफिनेशन सॉलिड स्टेट की रहती थी बताना, एंड प्योरली फॉर योर जेई मेंस। हर्षित कह रहा है कि ऑडियो कम हो रही है बोर्ड पे जाते वक्त, कैसा है क्या? नहीं, क्या अभी ऐसा है क्या? वॉल्यूम कम आ रही है? अब देखो, अब ठीक है, अब आवाज ठीक आ रही है। अगर मैं बोर्ड के पास भी जा रहा हूं तो वॉल्यूम ठीक है। ओके ओके, चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तीन वर्ड है ना, पीजो इलेक्ट्रिक, पायरो इलेक्ट्रिक, फेरो इलेक्ट्रिक, ये आपस में बहुत इंटर रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है। मैथ्स में आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, सेट थ्योरी मैथ्स में पढ़ी, सेट सबसेट। कभी मैथ्स में ये चैप्टर है सेट सबसेट। तो अगर मान लो एक बड़ा सेट, सेट ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो इसका एक सबसेट है पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, और उसका भी सबसेट है फेरो इलेक्ट्रिक। पीजो इलेक्ट्रिक, पायरो इलेक्ट्रिक एंड फेरो इलेक्ट्रिक। ये बेसिकली मैं यहां पर जब इसको सेट की फॉर्म में दिखा रहा हूं ना, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ऑल फेरो इलेक्ट्रिक आर पायरो इलेक्ट्रिक, ऑल फेरो इलेक्ट्रिक आर पीजो इलेक्ट्रिक, all pyroelectric are piezoelectric and all pyroelectric are not ferroelectric. All piezoelectric are not pyroelectric, all piezoelectric are not ferroelectric, but all pyro are piezo, all ferro are pyro, all ferro are piezo. क्या इस डायग्राम से आपको ये स्टेटमेंट्स पता लगे? क्योंकि कई बार ये स्टेटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछ सकता है। ऑल फेरो आर पायरो बट ऑल पायरो आर नॉट फेरो, ऑल pyroelectric are piezoelectric but all piezoelectric are not pyroelectric. अब जो मैंने पिछले क्लास में आपको डेफिनेशन सिखाई थी, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, उन सब के एग्जांपल्स के लिए मैं एक पेज शेयर करूंगा आपके ग्रुप में। वो एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स आपने अच्छे से अपने जेईई मेंस और स्कूल एग्जाम्स के लिए तैयार करना। मैं एक टेबल शेयर करूंगा, जो टेबल मैंने आईपी और जेएसपी में शेयर की, विद द सेम प्रॉमिस कि जो उनको पढ़ाया जाता है वही आपको पढ़ाया जाएगा। सेम चीज आपके ग्रुप में भी मैं शेयर करूंगा। तो क्लास के बाद आप एक जो भी मैं पोस्ट शेयर करूंगा, विद द होप कि आप सब लोग उन पोस्ट को ध्यान से पढ़ते हो, तो उसमें मैं एग्जांपल्स की लिस्ट मेंशन करूंगा। वो एग्जांपल्स की लिस्ट आपने मेरी वाली लिस्ट तो करनी है, पर एनसीईआरटी से भी सारी डेफिनेशंस के जो एग्जांपल्स है ना, वो नोट डाउन करना और वो याद रखना। अब होता क्या है, मान लो मेरे पास कोई मटेरियल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अमोनिया। अमोनिया में केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास में जिसने भी पढ़ा हो, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3, उसमें आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हमने ये कहा था तब कि अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी तरफ। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे
पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। और फिर मैंने ये चीज पढ़ाई थी लोन पेयर की डायरेक्शन में ही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। और क्योंकि सारे डाइपोल जो भी इस बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट वो टुवर्ड नाइट्रोजन, टुवर्ड नाइट्रोजन, टुवर्ड नाइट्रोजन, तो इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट इस लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट में ऐड ऑन होके ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट अप होगी, अप। तो अगर कोई मुझे अमोनिया मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन बोलेगा ना, तो मैं अमोनिया को ऐसे दिखाऊंगा, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव पोल, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव। सो एवरीवन ऑफ यू शुड नो कि मैं डाइपोल की बात कर रहा हूं। कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, वो एक पोलर मॉलिक्यूल। इसी तरीके से जितने भी सॉलिड्स होते हैं, चाहे वो आयनिक सॉलिड हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, चाहे वो मेटालिक सॉलिड हो, चाहे वो कोवलेंट सॉलिड हो, कोई भी सॉलिड हो, they all, if they have net dipole moment, if they have polar molecules, तो उनके अंदर हर मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डाइपोल। सपोज कोई सॉलिड है, जिस सॉलिड में सारे डाइपोल, जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, एवरी मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज अ डाइपोल, रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड। All dipole are randomly organized. जैसे मैंने इनके ऊपर प्रेशर मारा, इनके ऊपर हथौड़ी मारी, या इसके ऊपर टैप किया, थप थप थप, या फूंक लगाई, ब्लो किया, इन शॉर्ट इनके ऊपर प्रेशर, सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज हो ऐसे कुछ। सपोज all dipole are now organized, और जैसे मैंने प्रेशर हटा दिया, जैसे मैंने टैप करके छोड़ा, तो ये वापस सारे डाइपोल रैंडम ओरिएंट हो। यानी कि अगर मुझे किसी मटेरियल को इलेक्ट्रिकली चार्ज करना, इलेक्ट्रिकली चार्ज करना, तो उसके अंदर सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में ओरिएंट होने चाहिए। मेरे सारे डाइपोल मॉलिक्यूल्स की जो ओरिएंटेशन है वो सेम टाइप की होनी चाहिए। सबका पॉजिटिव एंड लेफ्ट पे, सबका नेगेटिव एंड राइट पे, सबका पॉजिटिव एंड लेफ्ट पे, नेगेटिव एंड राइट पे, ऑल शुड ओरिएंट इन द सेम डायरेक्शन। तब मैं बोलूंगा कि मेरा मटेरियल चार्ज हो गया। पर अगर मुझे इसको मटेरियल को, सॉलिड मटेरियल को इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके आना हो, आई नीड टू हिट दैट, आई नीड टू प्रेस इट, आई नीड टू, मतलब आई नीड टू डू इट्स ठुकाई। तो अगर मुझे किसी मटेरियल पे प्रेशर मारा, प्रेशर मारने में उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट तब होगा जब उसमें सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे। सबकी नेट डाइपोल मोमेंट, सबकी नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ वैल्यू आई। ऐसे मटेरियल को बोलते पीजो, पीजो इलेक्ट्रिक बोलते जिन ऑल डाइपोल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड। बट ये चीज पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में क्यों होती है, प्रेशर मारने से ऐसा होता क्यों है, उसका आंसर आप लोगों को केमिस्ट्री में तो नहीं मिलने वाला, फिजिक्स में हो सकता है, कभी इंजीनियरिंग में कर गए, इंजीनियरिंग में चले गए, तब आप वहां पे आपको ये चीज बताई जाएगी कि क्यों होता है। सो सिंपल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब ये है, द मॉलिक्यूल्स in piezoelectric material has all electric dipole randomly organized, randomly oriented, but in presence of applied pressure, in presence of applied pressure, all dipoles get oriented in a regular, in a same orientation, such that net dipole moment
इज नॉन जीरो। जब सारे डाइपोल रैंडम ओरिएंटेड है ना, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जब सारे डाइपोल रैंडमली ओरिएंटेड है, रैंडमली, देयर नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। बट द मोमेंट आप उसको हिट करते हो, सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं। और हम केमिस्ट्री वालों में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फिजिक्स से रिवर्स है। हम केमिस्ट्री में बोलते हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव। और अगर आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक, आई डोंट शुरू हुआ या नहीं, आपको वहां पढ़ाते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बिल्कुल वैसे कन्वेंशन है जो थर्मोडायनामिक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री के उल्टे चलते हैं। तो यहां मैं बोलूंगा हमारी नेट डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम राइट टुवर्ड लेफ्ट, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट is some having non-zero value under the effect of pressure। यानी कि मेरा सिस्टम, मेरा सॉलिड इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया when you apply the pressure। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल मैं दे सकता हूं। एक एग्जांपल तो बहुत कॉमनली जो मैं हर बैच में देता हूं, जो माइक नहीं होता, माइक, जैसे हम माइक के ऊपर कभी आपने, जैसे कई लोग जब माइक की ऑडियो चेकिंग करनी हो, वो माइक के ऊपर ठप ठप करते हैं, फिर बोलते हैं चेक 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 चेक। क्योंकि जब आप माइक पे हिट करते हो ना, उसके अंदर से आवाज आती है बूम बूम बूम। क्योंकि माइक वाला मटेरियल में इलेक्ट्रिकल डाइपोल या इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं हो, उसमें अगर ऑडियो सिग्नल बनाना, पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उसमें जब हम उसे हिट करते हैं ना, धुक धुक धुक, उसमें डाइपोल्स जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं। उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं, वो हमें आवाज की फॉर्म में फिर वायर के थ्रू सिग्नल्स ट्रांसफर किया जाता है। एक एग्जांपल और मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बहुत पुराने जमाने में, पता नहीं तब आप या मैं पैदा भी नहीं हुए थे, कभी यूट्यूब पे चेक करना। पुराने जमाने में ना एक ग्रामोफोन टाइप के आते थे, जिसके ऊपर एक रॉड होती थी, उसके नीचे एक बड़ी सारी डिस्क होती थी, वो रॉड, तो फिर उसमें गाना बजता था। मैं अभी आपको ना 1 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रेजोनेंस से बार बार कॉल आ रही है, मुझे लग रहा है उन्होंने कोई मुझे मैसेज कन्वे करना है। तो आप 1 मिनट के लिए मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, आप मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे, वेट अ मिनट।
हाँ जी, आवाज आ रही है ना? सब लोग मेरे साथ हैं? ऑल पीपल आर कनेक्टेड विद मी? ओके, ग्रेट। मुझे रेजोनेंस से कॉल आ रही थी कि कोई आईडी रॉन्ग है। आईडी क्यों रॉन्ग है? सेम इसी आईडी पे तो हमारी क्लास चलती है और बच्चे भी तो हैं इसमें। तो आईडी को मुझे नहीं लगता कि क्यों उनको रॉन्ग पता, ये गलती लग रही थी। बार बार वो बोल रहे चेंज हो गई है सर। नहीं तो आईडी तो वही है, मैंने उसी पे लॉग इन किया जिस पे हम रोज करते हैं। स्टूडेंट के लिए आईडी तो नहीं चेंज होगी, स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर आपके लिए हुई होगी, मेरे लिए नहीं हुई है। तो मैं तो रेजोजूम 10 वाली आईडी जो होती है यूजुअली हर समय उसी पे क्लास होती है। ओके, आई डोंट नो, पर आपको ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी? हम सबका चेंज है। ओके, हम लोगों को दूसरी आईडी मिल गई। पहले मुझे एक बात बताओ, PA5 से PA8 में कितने बच्चे होने चाहिए? कितने बच्चे होने चाहिए? ऑलमोस्ट 70। और इस वक्त 99 पार्टिसिपेंट है। कम तो 100 पार्टिसिपेंट है, तो कम तो कहीं भी नहीं है। सबके सब तो है, ज्यादा है जरूरत से। 70 तक तो मैं भी समझता हूँ इतने ही होते हैं, PA5 टू PA8 मिला के। ओके, ठीक है, ग्रेट। आप लोगों ने ग्रुप में डाला था, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। सो आई एम कमिंग बैक। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल है जिनमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है जब तक आपने प्रेशर नहीं रखा। और जैसे आप प्रेशर से हिट करोगे उसमें डाइपोल जनरेट होंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहे। तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि पुराने जमाने में एक डिस्क शेप्ड के मतलब ऑडियो प्लेयर आते थे जिसपे एक रॉड बजती थी और गाना चलता था। और ऐसी बड़ी सारी हिंदी मूवीज हैं जिनकी पुरानी फिल्मों के गानों में आपको वो यंत्र दिखाया भी होता है। हीरो हीरोइन अगर बात कर रहे होते हैं तो पास में एक एक डिस्क चल रही होती है, और वो डिस्क जैसे सीडी होती है ना, बहुत राउंड शेप्ड सीडी डिस्क, वैसे टाइप की मेटल की प्लेट है जिसपे एक रॉड बजती है, सिग्नल जनरेट होते हैं और फिर गाना बनता है। बेसिकली वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, सेम यही काम अगर यही काम प्रेशर की मदद से तो हो रहा है, डाइपोल जनरेट हो रहे हैं, नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो रही है, जीरो से नॉन जीरो प्रेशर लगाने पे। लेकिन हीट करने से भी अगर ऐसा हो, ऐसे मटेरियल जिनमें नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट करने के लिए, डाइपोल्स को रैंडम से ऑर्गेनाइज्ड वे में लाने के लिए प्रेशर करो तो भी काम बन जाए। हीट करने पर भी उनमें नेट डाइपोल सारे एक डायरेक्शन में ओरिएंट होकर नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो जनरेट कर दे। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड पायरो। पायरो मतलब हीट, पायरो मतलब हीट। तो यहां पे जब मैंने लिखा है molecule in the piezoelectric material has all electric dipole randomly oriented, but in the presence of applied pressure, all dipole get oriented in the same direction such that net dipole moment is non-zero. इसमें सारी डेफिनेशन सेम। अगर मैं यहाँ पे अप्लाइड प्रेशर की जगह पे लिख दूं ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, तो फिर यहाँ पे बन जाएगा पायरो इलेक्ट्रिक मटीरियल। इन केस ऑफ पायरो इलेक्ट्रिक मटीरियल, यानी कि पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल है जिनको हीट करने से उनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो, क्योंकि सारे डाइपोल्स ओरिएंट हो जाएंगे एक डायरेक्शन में। अब अगर पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में मैंने ये बोला कि ऑल पायरो इलेक्ट्रिक आर पीजो इलेक्ट्रिक, इसका मतलब क्या हुआ? इफ ऑल पायरो इलेक्ट्रिक आर पीजो इलेक्ट्रिक, मतलब पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में चाहे हीट करो या चाहे उनपे प्रेशर मारो तो उनके इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होंगे। उनमें उनमें अगर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग बनाना है उनको, या उनको इलेक्ट्रिकली चार्ज करना है, तो प्रेशर और हीटिंग बोथ विल वर्क, बट ऑल पीजो आर नॉट पायरो। तो ferroelectric is a subset of, it's a special class, it's a special class where all ferroelectric
are pyroelectric as well as piezoelectric. अब इसमें क्या हो रहा है, सेम यही चीज फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। मैंने इन पे प्रेशर मारा, सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए। मैंने इनको हीट किया, सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए, नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो गई। अब मैं इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने रखा तो मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अब अगर मैं अपनी बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे फिजिक्स के हिसाब से पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। क्या आपने यही पढ़ा ना फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। आई एम राइट? अब अगर मैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखूं फिजिक्स के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे हुई, क्योंकि ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है। तो मैं ये कहूंगा फिजिक्स के हिसाब से इन द फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल all dipole they align in the direction of electric field, क्योंकि डाइपोल का नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगा, डाइपोल का पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा। फिजिक्स के हिसाब से डाइपोल मोमेंट की जो नेट डायरेक्शन होगी, नेट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। केमिस्ट्री में हम उल्टा बोलते हैं, हम केमिस्ट्री में बोलते हैं नेट डाइपोल मोमेंट इज इन द अगेंस्ट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारी जो कन्वेंशन है वो फिजिक्स से उल्टी चल रही है। खैर उससे पर मीनिंग, बेसिक मीनिंग वही है कि जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में इन मटेरियल को रख दिया, तो ये सारे के सारे डाइपोल अलाइन हो गए। अब अगर मैंने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ कर दिया, दे रिमेन लाइक दिस, दे रिमेन लाइक दिस। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, they will, once they will get charged, they will not come back in this form. They remain electrically charged. They have net dipole moment non-zero permanently. They will not come back into this form. और उसके लिए आपको उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना पड़ेगा। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, एक बार सारे अलाइंड हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ करोगे, वो अपनी सारी डाइपोल की जो अलाइनमेंट है उनमें जो नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, फिर वो नॉन जीरो रह जाएगी। पर जब तक इनिशियली आपने उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा था, उनके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो थी। सो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स in absence of electric field all dipoles are randomly oriented net dipole moment is zero, net electrical dipole moment is zero, but when we place them in electric field, all dipoles are get aligned in the direction of opposite to the applied electric field. पहले मुझे ये बताओ, मैंने ऑपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोला? मैंने ये क्यों नहीं बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव। मैंने ये बोला कि सारे मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, क्योंकि हम केमिस्ट्री की कन्वेंशन मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्योंकि केमिस्ट्री में पॉजिटिव टू नेगेटिव डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, तो सारे मॉलिक्यूल की नेट डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड लेफ्ट, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज टुवर्ड राइट, and they remain in aligned
dipole state even when we switch off electric field. Such materials are ferroelectric. एक बार उनको चार्ज कर दिया तो फिर वो परमानेंटली चार्ज हो जाएंगे। लेकिन मेरी ये डेफिनेशन अधूरी है जब तक आप इसके एग्जांपल्स नोट नहीं करोगे। अपने जो भी नोट्स मैं आपको क्लास के खत्म होने पे एक पिक्चर शेयर करूंगा। एक क्वेश्चन है शीट में से, मैं आपको यहाँ पे वो अपनी आपको एनसीईआरटी में लिखा भी नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा मिलेगा, ना आपको आपकी रेजोनेंस की शीट में लिखा मिलेगा। लेकिन उसका सवाल जेई मेंस 2016 या 17 में आया, वो अपनी शीट में है। और अगर किसी बच्चे ने सॉल्व किया हो ना, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने शीट लगाई होगी उनको एक क्वेश्चन मिला होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीजो इलेक्ट्रिक। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए। एक में लिखा ऑप्शन क्वार्ट्ज, फिर सिलिका, कुछ माइका और एक टाइडामाइट कुछ करके नाम लिखा हुआ। ऐसा एक क्वेश्चन है। अगर किसी ने शीट सॉल्व की हो, एक्सरसाइज 3 में आपको प्रीवियस ईयर के जेई मेंस में यह सवाल मिलेगा और उसका आंसर है क्वार्ट्ज। ये याद रखना है, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, फैक्ट है, तो ये ध्यान में रखना है। और वैसे भी अब देखो, अगर ये ऐसा क्वेश्चन जेई मेंस में 2016 या 17 में कुछ आया था, तो इसके अलावा भी तो कुछ एग्जांपल्स हैं पीजो के, कुछ अलावा भी एग्जांपल है फेरो के, फेरो इलेक्ट्रिक या पायरो इलेक्ट्रिक के। उन एग्जांपल्स की लिस्ट में शेयर करूंगा। तो आपको ये चीज क्लियर है कि मैं कौन सी चीज शेयर करने वाला हूं क्लास के बाद? इन सबके एग्जांपल्स, इन सबके एग्जांपल्स। मोर ओवर पिछले क्लास वाला जो लेक्चर है, मैंने सेम आईपी में दिया था और सेम लेक्चर जो जैसपी में दिया था, मैंने उसका रिकॉर्डिंग अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, और उसकी हेडिंग रखी है लास्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। आपकी चॉइस है, आप चाहो तो उस लेक्चर को देख सकते हैं। उसमें मैंने ये सब जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था या फिर आज जो आप देख रहे हो, ये सब उस लेक्चर में मिलेगा। बट मेरे लिए जो आपके मार्क्स लाने का जो असली काम है ना, वो मैं जो फोटो शेयर करूंगा एग्जाम्पल्स की और 2 डेफिनेशन की, क्यूरी टेम्परेचर एंड नील टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर एंड नील टेम्परेचर एंड ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, वो मेरे मेन आपके मार्क्स लाने की चीज है। तो यहां पर सॉलिड स्टेट हमारा कंप्लीटली वाइंड अप है। मैं जितने भी पोस्ट PA5 टू PA8 के ग्रुप में शेयर करूंगा, आपने उनको बहुत अच्छे से नोट करना है और वो हमेशा ध्यान में रखना है। या तो वो मोस्टली शीट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होंगे, या फिर वो आपकी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो बाय चांस मुझे क्लास में पढ़ाने के बाद याद आ गया, अरे यार ये बतानी रह गई। लेकिन आई रियली होप कि आप शीट तो कर ही रहे हो, जो कि मुझे विश्वास है बहुत सारे बच्चे मेरे से कॉल पे कनेक्टेड रहते हैं, पर डीपीपी भी कर रहे हो। डीपीपी नंबर 7, 8 और 9 आपकी वाइंड अप हो जानी चाहिए अप टू ड्यू डेट। एंड आई रियली एक्सपेक्टिंग कि आप लोग डीपीपी शीट रेगुलरली कर रहे हो। ओके क्योंकि कोई भी चैप्टर अधूरा है जब तक आप शीट डीपीपी नहीं करोगे। So now we are going to start with the next chapter, electrochemistry. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ही बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों का कॉमन क्वेश्चन होता है हर चैप्टर की बिगिनिंग में, सर ये कितने दिन चलेगा, कितना टाइम चलेगा? ये आयनिक इक्विलिब्रियम की तरह महीना भर चलेगा।
जितने लेक्चर्स में आईपी जैज में ये लेक्चर होगा, उससे कुछ ज्यादा लेक्चर में ही आप में मैं खत्म करूंगा, क्योंकि ऐसे भी स्पीड से नहीं पढ़ाता। तो ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास का, जिससे बहुत बच्चे डरते हैं। जैसे 11th में लोग थर्मोडायनामिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम से डरते हैं, पता नहीं किस रीजन से, वो इस चैप्टर से भी डरते हैं, क्योंकि दिस चैप्टर इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। फिर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि अपना क्या बोलते हैं कि सर हमने तो ना 11th क्लास में थर्मोकेमिस्ट्री कुछ याद ही नहीं है, आयनिक इक्विलिब्रियम कुछ याद ही नहीं है। तो आज से मैं आपको बता दूं, सिर्फ अगर आपने एलिमेंट्री पार्ट 1 पार्ट 2, एलिमेंट्री पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, एलिमेंट्री पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आयनिक इक्विलिब्रियम, अगर आपने आने वाले 7 से 8 दिनों में रिवाइज कर लिया, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से समझनी है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम आपको इतना आइडिया होना चाहिए, आयनिक इक्विलिब्रियम में एलिमेंट्री पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। और जितनी इसमें थर्मोडायनेमिक्स यूज होगी ना, उतना आपको आता है, पहले से मान के चलना, उतना आपको आता है। अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन इतनी भी याद है, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अगर आपको इतना भी याद है, डेल्टा जी नॉट इज माइनस 2.303 आर टी लॉग के, इससे ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स यूज नहीं होगी। अगर आपको इतना मालूम है तो सब मालूम है। अभी यहाँ पे एक बच्चे ने बोला सर हमारा प्लीज सिलेबस टाइमली खत्म करा देना, इसकी चिंता तुमसे ज्यादा मेरे पास होनी चाहिए। और मैं वैसे भी तुम्हें बता दूं, 11th में जो लोग मेरे से पढ़े भी थे ना, मैं आपको याद दिला दूं, भले मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस पूरा सेशन कितनी ली है, अगर आपको मैं बोलना तो नहीं चाहता, सबसे पहले केमिस्ट्री का सिलेबस ही खत्म हुआ, फिजिक्स का तो शायद सेशन के बाद में भी खत्म हुआ। मेरा ही सिलेबस था जो जनवरी के लास्ट वीक में खत्म हो गया, क्योंकि जितनी चिंता आप लोगों को होती है ना सिलेबस की, उससे ज्यादा मुझे होती है। इसलिए ये मत सोचो कि भले मैं स्लो कराता हूँ, पर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अल्टीमेटली मैं दो चीजों की गारंटी देता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल किसी एक्स बैच में चैप्टर सपोज सिलेबस नवंबर के फर्स्ट वीक में खत्म होता सपोज, तो मेरा हो सकता है 10-15 दिन आगे खत्म हो, पर इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ, आपके एग्जाम्पल्स जो होंगे ना नोट्स में से, जब जब आप जेई मेंस दोगे ना, आपके वही एग्जाम्पल होंगे जो कॉपी से उठ के जेई मेंस में आपको मिलेंगे, तब आपको मेरी याद आएगी। मेरी वैल्यू पड़ती भी तभी है जब बच्चे जेई मेंस एडवांस क्लियर करके जाते हैं, तभी उनको समझ में आता है कि वो जो मेरी स्पीड इतनी फास्ट क्यों नहीं हो पाती। ये यही कारण है, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स जो दे रहा होता हूँ ना, मुझे इतना पता कि उस एग्जाम्पल के आसपास पेपर ढूंढे। और ये चीज आप मुझे अपने टाइम पर एग्जाम देने के बाद जरूर बताना कि हाँ सर ये एग्जाम्पल नोट्स में था, अरे वही आ गया। सो आई एम नॉट गोइंग टू बोस्ट ऑफ माई सेल्फ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है मैं स्लो पढ़ाता हूँ, आई अग्री टू दिस, मेरे से फास्ट कभी पढ़ाया जा भी नहीं सकता। आप यही सोच लो, हर लेक्चर में कभी इतनी ज्यादा बातें भी नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आज तो मैं कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ, और अगर मैं संडे से बुला बुला के भी अगर अपने सिलेबस को पूरा कवर अप जैसे भी करवाता हूँ, पर फिर मेरे को ये रिग्रेट नहीं होता, अरे यार मैंने ये चीज नहीं बताई, मैंने ये चीज नहीं बताई, मैंने सारी चीजें कवर करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोग नहीं करते, मैं कुछ स्पेशल कर रहा हूँ, नहीं, मैं कुछ स्पेशल नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे इतना पता है मैं भाग के नहीं पढ़ा सकता। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे भाग के पढ़ाना नहीं आता। आप इस साल के ड्रॉपर बैच को पूछ लेना, अगर इस साल के ड्रॉपर बैच एक बैच था जिसमें 3 दिन में आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म किया, 3 दिन में, और 4 दिन में केमिकल बॉन्डिंग। ऐसा नहीं है कि मेरे पास वो स्किल नहीं है, आई हैव, पर शुक्र करो मैं नहीं अप्लाई करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं, तो चैप्टर को हमने 3 भागों में पढ़ना है। इस चैप्टर के मेन 3 पार्ट्स हैं।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एंड थर्ड पार्ट इज मेटेलिक कंडक्टर। हम बेसिकली इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। नाम से ये क्लियर हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का केमिस्ट्री से क्या कनेक्शन। दिस चैप्टर डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ हाउ कैन वी जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। किसी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे तैयार करें, या फिर किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे रन कराएं। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो हम लोग इसमें ये स्टडी करेंगे हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन देम। सो बाय द डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज branch of the science, branch of chemistry you can say, which deals with study of electrical change into chemical change and vice versa, and vice versa। किसी तरीके की अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है उसका कितना हिस्सा हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे रन करवाएं। तो इस चैप्टर को अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है। जितनी भी हमारे आसपास बैटरीज हैं या सेल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है। जब आप किसी बैटरी को चार्ज करते हो या किसी बैटरी को डिस्चार्ज करते हो तो उसके अंदर जितना भी केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो हम स्टडी करें। फॉर एग्जाम्पल इन्वर्टर, लाइट चली गई, इन्वर्टर ने अपना काम करना शुरू कर दिया, तो इन्वर्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज कर रहा है, पर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कीमत कहां से क्या है। इन्वर्टर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन चल रही है, जो केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे रही। कार के अंदर के जो ऑटोमोबाइल के अंदर की जो बैटरीज है उस बैटरी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रही है। किसी केमिकल रिएक्शन का संबंध इलेक्ट्रिसिटी से क्या है, या इलेक्ट्रिसिटी का संबंध केमिस्ट्री की किसी रिएक्शन से क्या है, दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। अब इसका बेसिक आइडिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर मैं बात करूं, पार्ट 1 को स्टार्ट करें तो पहले एक बहुत पुरानी एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं जो रिडॉक्स रिएक्शन में कभी बताई जाती है। मान लो अपने पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर है ब्लू, इट्स अ ब्लू कलर लिक्विड, और इसमें जिंक की रॉड डाल दी, जिंक की रॉड। कुछ ऑब्जर्वेशन देखी गई, ऐसे जिंक की रॉड इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाली, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे गए। क्या ऑब्जर्वेशंस देखे गए, कुछ टाइम बाद जिंक घुलना शुरू हो गया, जिंक की रॉड का मास लूज होना शुरू हो गया, बर्तन को हाथ लगाया तो बर्तन गर्म हो गया, यानी कि हीट रिलीज हो रही इस रिएक्शन में। फिर जो अंदर नीले रंग का सोल्यूशन था वो धीरे धीरे फीका होना शुरू हो गया, कलरलेस बनना शुरू हो गया, नीला रंग धीरे 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 डिसअपियर हो गया, और फिर बॉटम में कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। ये जो 4 ऑब्जर्वेशन देखी वो क्या है, व्हेन वी डिप जिंक रॉड in a copper sulfate solution, what was observed, rod of zinc starts losing mass,
जिंक रॉड का मास घटना शुरू हो गया, ब्लू कलर of copper sulfate starts fading, नीला रंग कॉपर सल्फेट का जाना शुरू हो गया, heat is released, or I can say temperature of the solution starts rising. And number 4, copper starts getting deposited at the bottom of the beaker. पर मैं ये डिस्कस क्यों कर रहा हूं, अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि मैंने इसी एक्सपेरिमेंट का जिक्र क्यों किया। पर ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालने पर जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो धीरे धीरे कलरलेस हो रहा है, जिंक की रॉड वेट लूज करने लग गई है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में नीचे कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया और बर्तन को हाथ लगाया, बर्तन गर्म होना शुरू हो गया। Now question is why? What's the reason behind all these observations? रीजन की तरफ अगर मैं आपको लेके जाऊं तो यहां पर एक ऐसी रिएक्शन हो रही है जो बचपन में आप पढ़ते आते हो कि जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ये एक रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जिंक कॉपर को निकाल देता है क्योंकि प्रोडक्ट में कॉपर बन रहा है, प्रोडक्ट में कॉपर, तो इसलिए बर्तन में कॉपर बनना शुरू हो गया, कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। और क्योंकि कॉपर सल्फेट कंज्यूम हो रहा है, रिएक्टेंट है, तो ब्लू कलर फेड हो रहा है। क्योंकि ब्लू कलर इसके कारण, ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ कॉपर आयंस, कॉपर आयंस हैज ब्लू कलर, जिंक आयंस दे आर कलरलेस। क्यों कलरलेस? रीजन आपको मालूम है, zinc 2 plus has D10 configuration, it has no unpaired electron, so it is expected to be colorless. अगर मैं इस रिएक्शन को आयंस की फॉर्म में लिखूं ना, अगर कोई सब्सटेंस आयंस की फॉर्म में है तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि जो सब्सटेंस पानी में डालो डिकम्पोज करेगा। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को जब मैं पानी में डाल के सोल्यूशन बना रहा हूं तो वो CuSO4 नहीं है एक्चुअल में, वो एक्चुअल में कॉपर 2 प्लस प्लस सल्फेट डिसोसिएटेड फॉर्म में है, दे आर इन डिसोसिएटेड फॉर्म। जिंक सल्फेट जो सॉल्ट है, जो पानी में घुला हुआ सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट जो पानी में घुल गया, यदि उस सॉल्ट में केटायन एनायन है तो वो पानी के अंदर डिसोसिएटेड आयंस की फॉर्म में है। तो यहां जिंक 2 प्लस एंड सल्फेट। तो अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को उसकी एक्चुअल फॉर्म में लिखूं ना तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस सल्फेट एक्वस, यानी कि मुझे कॉपर सल्फेट को ऐसे लिखना चाहिए रियलिटी में, क्योंकि सॉल्यूशन में यहां दोनों तरह के आयंस हैं, कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस। जिंक 2 प्लस एक्वस सल्फेट आयंस प्लस कॉपर सॉलिड, ये एक्चुअल में रिएक्शन हो रही ओवरऑल। अगर मैं इस पूरी रिएक्शन में कॉमन चीजें काट दूं सल्फेट से सल्फेट, तो ये रिएक्शन मेरे पास कुछ ऐसी दिखेगी, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस गिविंग यू जिंक 2 प्लस एंड कॉपर सॉलिड। ये रिएक्शन हो रही है इस बीकर के अंदर, जिसको आप ऐसे लिख रहे हो ना, हर रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले सल्फेट का कोई रोल नहीं था। सल्फेट यहाँ पे बस कॉपर आयंस के लिए नेगेटिव चार्ज स्टेबल दे रहा है, जिंक आयंस के लिए सल्फेट नेगेटिव चार्ज, उनके चार्ज को बैलेंस कर रहा है, सल्फेट का कोई रोल नहीं है, इसलिए वो दोनों तरफ से कट चुका है। तो जब मेरे पास ये रिएक्शन हो रही है ना, अब अगर मैं इस रिएक्शन को ध्यान से देखूं
तो जिंक सॉलिड था जो अब सॉल्यूशन में घुल रहा है, क्योंकि जिंक आयंस बन रहे थे, इसलिए रॉड को घुलना पड़ेगा। पर जब जिंक सॉल्यूशन में जा रहा है, जिंक सॉल्यूशन में जा रहा है, उसे आयंस की फॉर्म में जाना पड़ेगा। और जिंक से अगर जिंक 2+ बनना है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने भी पड़ेंगे। जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, तभी जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बनेगा। यानी कि जिंक रॉड की ऑक्सीडेशन हो रही है। जिंक रॉड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज क्योंकि इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही जिंक ने ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, तो नीचे जो बैठा कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ ये रॉड पे जा रहा है, ये रॉड पे जा रहा है, और ये इसके छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल कॉपर बन रहा है। जिंक रॉड कह रही इलेक्ट्रॉन लूज करो, जिंक ने छोड़े। तो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहा है। और अगर मैं दोनों रिएक्शंस ऐड कर दूं तो ये ओवरऑल इक्वेशन ऐसी दिखेगी आपको। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल, इसका मतलब इट्स ए रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स क्यों? जिंक की ऑक्सीडेशन हुई, कॉपर 2+ आयंस की रिडक्शन हुई, सो इट्स समवन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, समवन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, सो इट्स ए रिडॉक्स रिएक्शन व्हिच इज अकरिंग इन दिस बीकर। पर इस रिडॉक्स रिएक्शन के होने में जिंक रॉड को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। कॉपर आयंस को इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, और ये अपने आप हो रहा है, अपने आप। और अगर ये अपने आप हो रहा है, इसका मतलब दिस रिएक्शन इज अकरिंग स्पॉन्टेनियसली। इसके लिए डेल्टा जी इज नेगेटिव, डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस स्पॉन्टेनियसली। यानी कि जैसे मैं जिंक को कॉपर आयंस के कांटेक्ट में लाता हूं, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करने शुरू कर देता है। उसके छोड़े इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेता है? कॉपर 2+। So copper 2+ is getting reduced. Gain of electron is reduction. So copper 2+ is getting reduced. Zinc is getting oxidized. और ये ध्यान में रखो, अगर कोई चीज आयन की फॉर्म में है, आयन की फॉर्म में, तो वो सॉल्यूशन। और अगर कोई चीज सॉलिड की फॉर्म में है, सॉलिड, तो वो सोल्यूशन में नहीं रह सकती, सोल्यूशन के वो बाहर क्रिस्टल की फॉर्म में रहेगी। जिंक की रॉड को अगर जिंक आयन बनना था ना, इसको सोल्यूशन में जाना पड़ेगा। ये सोल्यूशन में नहीं रह सकता, ये रहेगा। आयन कैन एग्जिस्ट इन द सोल्यूशन। तो कॉपर आयंस को अगर कॉपर बनना है तो सोल्यूशन से बाहर आना पड़ेगा। तो कॉपर आयंस को बाहर आने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन का सोर्स मिलना चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स कौन था? जिंक था। पर क्वेश्चन ये कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हुई, मान लिया कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हुई, टेम्परेचर क्यों बढ़ा? टेम्परेचर इसलिए बढ़ा क्योंकि ओवरऑल ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक, this reaction is happening because this reaction is occurring and temperature is rising, means heat is released। और जो हीट रिलीज हो रही है वो बेसिकली जो नेट एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा जी नेगेटिव के कारण। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां आपसे ये पूछूं कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस फैक्टर की अगर मैं बात करूं, अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हुई है, अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हुई है जैसे कि, तो डेल्टा जी तो नेगेटिव है। अब मेरा क्वेश्चन ये बताओ, आपने ना थर्मोडायनामिक्स में मेरे से ही जो लोग पढ़े हैं, मैं उन्हीं के बारे में बोल सकता हूं। मैंने ना आपको ये तरीका सिखाया था कि अगर कभी आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दिख रहा हो तो कैसे पता लगाते हैं कि एंट्रोपी पॉजिटिव चेंज था या एंट्रोपी चेंज नेगेटिव था, एंट्रोपी बढ़ गई या घट गई। तो अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए सोच के बताना हो कि एंट्रोपी बढ़ी है या घटी है, तो यहां भी आयंस हैं विच आर फ्री टू मूव, यहां भी आयंस हैं विच आर फ्री टू मूव। फ्रीडम देख के, नंबर ऑफ मोल्स देख के,
सॉलिड में एंट्रोपी नहीं होती, सॉलिड में एंट्रोपी जीरो हम मान के चल रहे हैं कि सॉलिड में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव, बट आयंस आर फ्री टू मूव। तो सोल्यूशन की एंट्रोपी कॉपर आयंस की वजह से थी। सोल्यूशन में जो एंट्रोपी था इनिशियली कॉपर आयंस के कारण था, क्योंकि कॉपर आयंस हैव फ्रीडम टू मूव, वो सोल्यूशन की फॉर्म में। अब आपके पास सोल्यूशन में जिंक आयंस है, आयंस आपके पास पहले भी थे, आयंस आपके पास अब भी है, लेकिन अगर मुझे एंट्रोपी चेंज कंपेयर करना हो तो मुझे उन आयंस की क्वांटिटी चाहिए। पहले भी 1 मोल था, अब भी 1 मोल है। 1 मोल आयंस पहले थे, 1 मोल आयंस अब है। तो एंट्रोपी चेंज कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, पॉजिटिव, नेगेटिव या एंट्रोपी ऑलमोस्ट सेम? कैसे कंपेयर करें? क्योंकि 1 मोल आयन से 1 मोल आयन बने यार, तो एंट्रोपी चेंज इज नॉट वेरी हाई, दिस नंबर इज नॉट सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव। क्योंकि जो सॉल्यूशन में एंट्रोपी पहले कॉपर आयंस के कारण थी, अब वो जिंक आयन के कारण है, पर 1 मोल कॉपर आयन से 1 मोल जिंक आयन बने, एंट्रोपी चेंज इज नॉट दैट मच बिग, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। और अब बताओ व्हाई डेल्टा जी इज नेगेटिव? बिकॉज इफ दिस नंबर इज ऑलमोस्ट जीरो, this change is not significant. Who is making this process spontaneous? Delta H. ये इसका मैथमेटिकली लॉजिकली हम प्रूफ बोल सकते हैं कि why this reaction is exothermic, बिकॉज अगर ये रिएक्शन अपने आप हुई है, डेल्टा जी नेगेटिव है, तो इसको डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने वाला फैक्टर कौन है? ये डेल्टा एच। और अगर मैं आपको थर्मोडायनामिक्स में वापस ले जाऊं तो मैं बार बार ये चीज कई बार रिपीटेडली कहता था, डेल्टा एच इज नथिंग बट क्यूपी, डेल्टा एच इज नथिंग बट क्यूपी। यानी कि जो भी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हुई कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे। व्हाई आई एम सेइंग कांस्टेंट प्रेशर? क्योंकि यार मैं इसको ओपन बीकर में करवा रहा हूं, ओपन बीकर में इस वक्त इस सिस्टम का प्रेशर सराउंडिंग के बराबर है 1 atm, और कोई भी रिएक्शन जो ओपन बीकर में हो रही है उसके लिए तो प्रेशर कांस्टेंट है। तो जो भी हीट यहां रिलीज हो रही है ना, वो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट प्रेशर पे है। इसलिए अगर कोई मुझसे कहता है ना कि डेल्टा एच इज नेगेटिव, तो मैं कहूंगा क्यूपी इज नेगेटिव। क्यूपी नेगेटिव का मतलब थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके हो, हीट इज लॉस्ट बाय द सिस्टम, और जो हीट रिलीज हो रही है वो टेम्परेचर को बढ़ाने का काम कर रही थी। उसी की वजह से जब मैं बर्तन को हाथ लगाता हूं तो गर्म दिख रहा है। सो दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस as delta G is negative because delta H is nearly zero, therefore it is delta H which is negative and is responsible for making this process spontaneous. That's why temperature is rising. अगर हम इस चैप्टर में अपनी थर्मोडायनामिक्स को साथ में लेके चलेंगे ना, तो आपको बहुत सही फील आएगी। So during the reaction, what has happened? Zinc rod gets oxidized, copper ions from copper sulfate gets reduced, this is B, this is A. Electron lost by zinc rod are gained by Cu2 plus ions. So color of solution is fading.
क्योंकि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, कॉपर आयंस या जिंक आयंस? किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है? Cu2+ के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है या जिंक आयंस के पास? Who has unpaired electron? Cu2+. और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर किसी को याद हो, अगर कोई ब्लू कलर का दिख रहा है तो उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा, बता सकते हो? कौन सा कलर एब्जॉर्ब करने पे ट्रांसमिटेड कलर ब्लू दिखता था, अगर किसी को याद हो? वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। ऑरेंज। गौरव कुमार, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो कॉपर 2+ आयन में D9 कॉन्फ़िगरेशन है, डी ट्रांजिशन हो रहा है, तो वो ऑरेंज कलर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए ट्रांसमिटेड कलर ब्लू है। नोटेड? में ना आयंस है, यहाँ पे कॉपर आयंस है, मैं इसको सर्कल की फॉर्म में दिखा रहा हूं, ये कॉपर 2+ आयंस। जैसे मैंने जिंक के रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप किया, जिंक के जो एटम थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए दो दो, हर एक एटम जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े दो, लेकिन इलेक्ट्रॉन can only move in a solid. Electron cannot move in the solution. Electron can travel only on the surface of a solid metallic wire या metallic rod. इलेक्ट्रॉन को मूव करना ना तो उसको मीडियम सॉलिड चाहिए, आयंस को मूव करना है तो मीडियम सॉलिड सॉल्यूशन चाहिए, एक्वस। जैसे जिंक के रॉड ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, जिंक बन चुका था जिंक आयंस, अब इसका कोई अधिकार नहीं सॉलिड के सरफेस पे रहने का, क्योंकि अगर आयंस को रहना है तो उनको सॉल्यूशन में जाना पड़ेगा। आयन को अगर सॉलिड स्टेट में जिंदा रखना है, आयन को सॉलिड स्टेट का पार्ट रखना है, तो फिर उसके साथ कोई एनायन भी होना चाहिए। पर ये तो रॉड जिंक की है, जिंक रॉड में सिर्फ जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन है, कोई एनायन थोड़ा ना, लाइक आयनिक सॉलिड में तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम आयन को सॉलिड फॉर्म में रहना तो पास में सल्फेट चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिंक की रॉड एक मेटालिक सॉलिड है, वो मेटालिक सॉलिड में कोई इसका आयन पार्टनर ही नहीं है, कोई काउंटर आयन ही नहीं है, तो जिंक आयंस जब बनेंगे उनको अब सोल्यूशन में जाना पड़ेगा। लेकिन जिंक रॉड से जो छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन है वो रॉड पे रह गए, और जैसे ये कॉपर आयंस को पता लगा रॉड पे इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी तरफ भागना शुरू कर गया, अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। अब क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझना, ये कॉपर 2+ जब इस 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑपोजिट चार्ज आयन की अट्रैक्शन हो रही है, ऑपोजिट चार्ज आयन की अट्रैक्शन हो रही है, और जैसे जिंक आयंस नीचे जा रहा है, यहां पे भी तो सल्फेट है, ये इसके साथ मिलने जा रहा है, तो बेसिकली ऑपोजिट आयंस जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, कॉपर आयंस पॉजिटिवली चार्ज, जिंक आयंस पॉजिटिवली चार्ज, सल्फेट आयन नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट चार्ज आयन की अट्रैक्शन से हीट रिलीज हुई है। इस वक्त जो ये हीट रिलीज हुई है क्योंकि ऑपोजिट चार्ज आयंस की वजह से हुई है, ये हीट रिलीज हुई है। एंड यू पीपल नो दैट heat can never be completely converted into work. Second law of thermodynamics. Work can be completely converted into heat, but heat can never be completely converted into work. इसलिए जितनी हीट यहां से रिलीज हुई ना वो वेस्ट हो गई, क्योंकि हीट इज रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जितनी हीट यहां से रिलीज हुई, क्यों हीट रिलीज हुई? क्योंकि ऑपोजिट आयंस में अट्रैक्शन हो रही थी। जिंक की रॉड थी, जिंक के एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़े, वो इलेक्ट्रॉन रॉड पे हैं, पर जैसे जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े, जिंक आयन बना, वो सोल्यूशन में गया, उसका वेलकम करने वाला कौन है? सल्फेट। तो ऑपोजिट आयंस में अट्रैक्शन। लेकिन कॉपर आयंस रॉड पे जाके ये इलेक्ट्रॉन खाने जा रहे हैं,
तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसके काउंटर में आएगा ये सॉलिड एटम बन जाएगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा। तो ऑपोजिट आयंस अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसलिए मैं ये बोलूंगा कि भाई ड्यू टू द ऑपोजिट चार्जेस का जो अट्रैक्शन हो रहा था वो हीट रिलीज कर रहा था, पर वो हीट मेरी सारी वेस्ट हो गई। मुझे हीट से मतलब नहीं है, मुझे तो वर्क चाहिए। क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं इस प्रोसेस के आधार पे कोई यूजफुल वर्क क्रिएट कर सकूं? और यूजफुल वर्क का मतलब होता था डेल्टा जी। तो एक थॉट ये आई, अगर हम कुछ ऐसा काम करें, ध्यान से समझना, ये कॉपर 2+ है, ये इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं किसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को कॉपर 2+ तक जाने के लिए कोई ट्रेवल करवा दूं किसी तरीके से, यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ के डायरेक्ट कांटेक्ट में, डायरेक्ट। तो कॉपर 2+ आता है, झपट्टा मारता है इलेक्ट्रॉन पे, खा जाता है। अगर यही मैं इनको दूर दूर कर दूं तो उसी इलेक्ट्रॉन को कॉपर 2+ तक आने के लिए अगर मैंने ट्रेवल कराया तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन जनरेट करंट। तो थिंग इज, क्या हम ऐसा काम करवा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएं तो वो ज्यादा काम का होगा? जो सारी हीट वेस्ट हो रही है उसको इलेक्ट्रिकल वर्क में क्रिएट कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को, ये जो जिंक से छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं कुछ ऐसा सेटअप कर दूं कि किसी रॉड पे इलेक्ट्रॉन हो, कॉपर आयंस दूर हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो, और अगर मैं इनको किसी वायर से कनेक्ट कर दूं तो इलेक्ट्रॉन कैन ओनली ट्रेवल इन द वायर, इलेक्ट्रॉन कैन ट्रेवल इन द सॉलिड, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ट्रेवल इन द सोल्यूशन। तो अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करवाऊं और किसी तरह से रास्ते में एक बल्ब लगा दूं, क्या पता ये बल्ब जलना शुरू हो जाए। क्योंकि बेसिकली तो मुझे, अगर एक लो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिवली चार्ज, अगर ये एक लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल रीजन है, जब दो चीजों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, करंट जनरेट होगा। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि इस तरीके से अगर कुछ थॉट आए तो मैं इस रिएक्शन से उत्पन्न होने वाली हीट से कुछ तो यूजफुल वर्क ले लूं, सारी हीट को ना वेस्ट होने दूं। और अगर कोई यंत्र ऐसा काम कर सकता हो कि जिसकी ऑक्सीडेशन हुई, जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़े, उसके छोड़े इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दिलवाने हैं, पर डायरेक्ट कांटेक्ट में ना लाओ, किसी वायर के थ्रू कनेक्ट करके दूर से ट्रांसफर कराओ। यानी अगर उधर कॉपर 2+ बैठा, मैं इलेक्ट्रॉन का सोर्स हूं, मैं यहां से फेंकूं और वो कैच करे, इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करवाऊं। तो रास्ते में अगर मैंने कुछ बल्ब वगैरह टाइप की कोई चीज रखी तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो करंट बनेगा। तो हम लोग तो करंट जनरेट कराना चाहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन। तो यहां से हमें इस आइडिया के साथ ये थॉट लगा के हमने ये सोचा कि ये जो जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है ना, और ये जो कॉपर की रिडक्शन हुई है, इसको सेपरेट बीकर में करवाओ, इनको साथ साथ मत कांटेक्ट में लाओ। तो आइडिया आया कि एक कैसा काम करते हैं, एक ऐसा काम करते हैं, जिंक की रॉड को रखो इधर एक कंपार्टमेंट में, और इसको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखो, और एक दूसरे बीकर में कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रख दो। अगर इलेक्ट्रॉन जिंक की रॉड से कॉपर आयंस की तरफ जाएंगे, यानी कि यहां बैठे हैं कॉपर आयंस, यहां कॉपर आयंस बैठे, तो इस कॉपर आयंस के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से अगर भिजवाने यहां पे, तो मेटल को वायर से कनेक्ट करा दूं, तो यहां से छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन, जिंक की रॉड से छोड़े इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू जाएंगे, वायर के थ्रू मेटल में ट्रेवल करेंगे, क्योंकि मेटल कैन ट्रांसफर, मेटल कैन अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन को गेन करें। यही काम कराना है, पर डायरेक्ट नहीं कराना, इनडायरेक्ट कराना।
यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहां से मेटल की वायर से वायर का मीडियम देके ट्रेवल कराओ, फिर आगे भी मेटल का कोई सोर्स रखो, मेटल से इलेक्ट्रॉन नीचे भिजवाओ, और फिर यहां से कॉपर आयन उस इलेक्ट्रॉन को खाए। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो तभी होगा, फिजिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का फ्लो तभी होगा जब दो रॉड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो। एक रॉड लो पोटेंशियल पे हो, एक रॉड हाई पोटेंशियल पे हो, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तब तक चार्ज कैन नॉट फ्लो। तो अगर मैं कुछ इसी रिडॉक्स रिएक्शन का जो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर मैं उसका कुछ तरीके से इनडायरेक्ट काम करवाऊं, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन एक अलग बीकर में हो, रिडक्शन एक अलग बीकर में हो, डायरेक्ट ना हो, ताकि इनके बीच की डिस्टेंस कुछ हो, ताकि ये साइमल्टेनियसली कंज्यूम करके सारी एनर्जी को हीट की फॉर्म में वेस्ट ना कर दे। तो अब मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां से यहां। अब मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रॉन इस रॉड से इस रॉड में गया तो दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो, तभी तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। मान लेते हैं अगर ये रॉड और इस रॉड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज लेट्स से डेल्टा वी वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क विल बी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मैं सही हूं? इलेक्ट्रिकल वर्क जो आप बोलते हो फिजिक्स में आपने कर भी लिया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, चार्ज टाइम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, whatever the charge multiplied by potential difference is the electrical work. And this electrical work is useful work. This is not mechanical work. मैं मैकेनिकल वर्क टर्मिनोलॉजी क्यों यूज कर रहा हूं? थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क आपने पढ़ा था ना, वो वर्क आपने पढ़ा था -P/dV का इंटीग्रेशन। जो आपने वर्क पढ़ा था वो पीवी वर्क पढ़ा था, जिसमें किसी सिस्टम का एक्सपेंशन कंप्रेशन होता था। यहाँ रॉड भी एक्सपैंड कंप्रेस नहीं हो रही, सोल्यूशन भी एक्सपैंड कंप्रेस नहीं होना, बीकर भी कंप्रेस नहीं एक्सपैंड नहीं हो रहा, सिस्टम का कोई पार्ट वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा, और फिर भी जो वर्क हो रहा है नॉन पीवी वर्क, नॉन मैकेनिकल वर्क, दैट इज बेसिकली डेल्टा जी। दिस यूजफुल वर्क इज इस वक्त डेल्टा जी। This useful work is delta G. Why I'm saying it is a useful work? This is useful work which is being created from the cost of some heat. And who is the charge? जब मैं फ्लो करा रहा हूं दो रॉड्स के बीच में से पोटेंशियल डिफरेंस से मैं किसका ट्रांसफर करा रहा हूं? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यू नो दैट इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मुझे निकालना हो, so let us suppose I have 1 mole electron. Suppose we have 1 mole electron. 1 mole electron का टोटल चार्ज इतना बनेगा 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन multiply by Avogadro number. Will it be the total charge of 1 mole electron? अगर मुझसे पूछे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालो, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, दिस विल बी द टोटल चार्ज। This number comes out to be 96500 coulomb, and we call it as 1 Faraday, not Friday. 1 Faraday. 1 Faraday is that much quantity of charge which is possessed by 1 mole electron. और अगर मेरे से यहां तक n मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, n मोल्स, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द टोटल चार्ज? व्हाट विल बी द टोटल चार्ज? अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे चार्ज है और n मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो कितने फैराडे अपने पास चार्ज आएगा? टोटल चार्ज की वैल्यू, इफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफरिंग फ्रॉम लेफ्ट रॉड, मतलब ये लेफ्ट ये राइट, लेफ्ट रॉड टू द राइट रॉड, are n mole, then what will be total charge transferred?
what will be the total charge transferred? Can I call it as n times 96500, n times 96500, या यूं कह लो n times Faraday? This number is called 1 Faraday, where F is 96500 कूलम. तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं तो ये मेरे पास बनेगा NF टाइम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू रॉड्स. एंड बिकॉज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, अगर मैं इसकी वैल्यू डालूंगा तो ये नेगेटिव आएगी, तो योर वर्क इज नेगेटिव. एंड इफ वर्क इज नेगेटिव, डेल्टा जी इज नेगेटिव. एंड वर्क नेगेटिव का मतलब क्या था? वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम? वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम? जब वर्क के साथ नेगेटिव साइन आता था, दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम. यानी कि इस प्रोसेस से वर्क बनाया जाएगा. तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे पास हीट आ रही थी ना, हीट, उसका कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा मैं वर्क में कन्वर्ट कर दूंगा. जितना भी हीट रिलीज हो रहा था, जो वेस्ट हो रहा था, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में वेस्ट हो रहा था, मैं उससे यूजफुल वर्क क्रिएट कर सकता हूं. बट द आइडिया इज, डोंट अलाउ दैट रिडॉक्स टू अकर इन द वन बीकर. Don't allow the oxidation and reduction to conduct in the same beaker. You should have the reason why we should separate them. हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को सेपरेट बीकर में क्यों कराना चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्रांसफरेशन, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे. सो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, तो जो आपने पहले लिखा, जिंक रॉड कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में आ गई, तो सारी स्टोरी. अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज इनडायरेक्ट रिडॉक्स, तो बोलोगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन एक अलग कंपार्टमेंट में कराई जाती है, रिडक्शन एक अलग कंपार्टमेंट में कराई जाएगी. उनको साथ के साथ एक ही बीकर में नहीं होने दिया जाएगा. सो आई एम गोइंग टू राइट इट प्रॉपरली. सो आइडिया इज, if we allow a setup in such a way that oxidation of the zinc rod is taking place in a separate container, and reduction of copper 2 plus ions to be carried out in different container. We call it as direct redox reaction. Indirect redox reaction. But transfer of electron has to be made possible by a metallic wire connecting the two different beakers. In this way, current or electricity can be produced and some electrical work, some electrical energy or electrical work can be created to compensate
the heat loss taking place in the direct redox reaction. सो हम लोग ये चाहते हैं कि एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो हो रही है ना, जो जिंक की कॉपर आयंस के साथ रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, उसको कुछ इस शानदार तरीके से कराओ कि एनर्जी जो रिलीज हो, जो एनर्जी रिलीज हो उसको वर्क की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लें। तो अब पहले मुझे ये चीज ये बताओ, क्या आपको ये आइडिया मिला, क्या ये आपको फील आई कि इलेक्ट्रिकल वर्क किसी केमिकल रिएक्शन से कैसे मिल सकता है? क्योंकि जब आप एक केमिकल रिएक्शन को रन कराओ और उसके बदले में इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज हो, तो हम चाहते हैं कि केमिकल एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन शुड बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो यंत्र, जो डिवाइस, ये पूरा सेटअप जो ये काम संभव करके दिखाएगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज दिस सेटअप जिसमें एक रिडॉक्स रिएक्शन करवाई जाती है, प्रोवाइडेड वो रिडॉक्स स्पॉन्टेनियस, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का जो डेल्टा जी नेगेटिव है वो वर्क क्रिएट किया जा सकता है उतनी मात्रा में। सो अगर हमें ये सिंपल इतना कोई पूछे भाई व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो हम बोलेंगे सो इट इज अ डिवाइस which converts energy released, chemical energy released during a spontaneous redox reaction into electrical energy. Is called electrochemical cell. क्या अपनी पूरी क्लास में कोई ऐसा बंदा है जिसको थोड़ा बहुत याद हो, हमने कार्नोट साइकिल जब पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स में, एफिशिएंसी कैसे निकाली थी, एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या थी, एफिशिएंसी कैसे हम डिफाइन करते थे कि किसी भी प्रोसेस की एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करते थे कि हीट का कितना हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हुआ, जो हीट रिलीज हो रही है उसका कितना हिस्सा आप वर्क में कन्वर्ट कर पा रहे हो। सो बेसिकली दैट वाज वर्क डन बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय द हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। जो हीट रिलीज हो रही है दैट इज क्यूपी, क्योंकि जितना भी ये काम हो रहा है, ये जो भी चल रहा है, ये ओपन सिस्टम में हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, पूरे सिस्टम के सराउंडिंग का प्रेशर, सिस्टम का प्रेशर सेम है, तो हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट डेल्टा एच, और जो वर्क जनरेट हो रहा है दैट इज नथिंग बट डेल्टा जी, बिकॉज इट इज नेगेटिव, हीट रिलीज्ड, वर्क इज नेगेटिव, हीट रिलीज, तो नेगेटिव नेगेटिव अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। हीट रिलीज्ड एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा जी वर्क डन बाय द सिस्टम विच इज नेगेटिव, so delta G negative, delta H negative, so overall it is cancelled out. So this is the relation, this is the formula to calculate efficiency of electrochemical device. आज के लिए बस इतना ही, लेकिन क्लास को वाइंड अप करते वक्त मैं एक बस इतनी चीज यहाँ पे जाके आपको एक क्लाइमेक्स पे पहुंचा रहा हूं। अभी हमें ये सीखना है, हमें ये तो समझ में आ गया कि जिंक रॉड से इलेक्ट्रॉन छोड़े और ये कॉपर आयंस को दिलवाने थे, फिर इस कॉपर रॉड की जरूरत क्या थी, फिर इस जिंक सल्फेट सोल्यूशन की जरूरत क्या थी,
ये सेटअप ऐसा क्यों बोला हमने? रॉड को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डालो, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालो, ऐसा क्यों नहीं बोला मैंने जिंक को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालो? उसका रीजन आपको पता कि अगर जिंक को कॉपर सल्फेट में डायरेक्ट डाला होता तो क्या होता? कॉपर को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डालो, नहीं डाल सकते। क्वेश्चन यहाँ पे ना मेरे, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरे दिमाग में 3 डाउट आ रहे हैं। सर जिंक के रॉड से इलेक्ट्रॉन कॉपर को दिलवाने थे, ये कॉपर रॉड क्यों डाली? जिंक सल्फेट का सोल्यूशन क्यों डाला? चलो ये मान लिया कि जिंक को कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में नहीं रख सकते क्योंकि डायरेक्ट रिडॉक्स हो जाती, तो क्या हम कॉपर को जिंक सल्फेट के कांटेक्ट में ले आए? उसका आंसर मैं अभी आपको देके छोड़ रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, कॉपर को अगर मैं जिंक सल्फेट के कांटेक्ट में रखता तो क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता था? क्या ऐसा आपने कभी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है? कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती थी 9th-10th में, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे आप कहते थे ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को रिप्लेस करती है, कुछ ऐसा करते थे। अगर आपको याद हो, रिएक्टिविटी सीरीज एक मेटल का होता था, फिर आप कहते थे कि जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है। जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है पर कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही नहीं है, इसलिए ये आइडिया तो हम नहीं कर सकते कि कॉपर को जिंक सल्फेट के कांटेक्ट में ले आए। जिंक को कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में ले, वो हम कर नहीं सकते क्योंकि डायरेक्ट रिडॉक्स हो जाएगी, हीट तो रिलीज होगी पर वर्क नहीं बन पाएगा। तो इस सवाल का जवाब सबके पास होना चाहिए कि कॉपर को जिंक सल्फेट में क्यों नहीं रखा। तो उसका आंसर हमें मिल गया कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक, दिस इज नॉट ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। पर एक रीजन अब रह गया, जिंक सल्फेट, जिंक को जिंक सल्फेट में डालने की क्या जरूरत थी? इसके लिए हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का प्रिंसिपल एक बार समझेंगे। आपको तब ये समझ में आएगा कि भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर अभी बहुत बड़ी एक हिडन स्टोरी छुपी हुई है, और वो हिडन स्टोरी हमारी नेक्स्ट क्लास का लेक्चर बनेगी कि मैं जिंक को जिंक सल्फेट में क्यों डाल रहा हूं, कॉपर को कॉपर सल्फेट में क्यों डाल रहा हूं, मतलब ऐसा क्यों है। रॉड इन कॉन्टेक्ट विद सोल्यूशन, ये मिलके एक पूरा असेंबली है। रॉड एक सोल्यूशन के कॉन्टेक्ट में, ये मिलके पूरी असेंबली है। For that answer we will be meeting in the next class, and I really hope अभी तक आपको जितना पढ़ाया इंटरेस्टिंग सा लगा होगा। So with this I am going to end up today's meeting. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।